नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। और इतिहास जो होगा ये बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको इतिहास में पढ़ना पड़ता है शुरुआती इतिहास से लेकर के, यानी प्राचीन इतिहास से लेकर के और 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना होता है। बेसिकली जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो दो प्रकार के इतिहास आपको पढ़ने होते हैं। पहला इतिहास होता है आपका केवल इतिहास, यानी कि जिसको आप हिस्ट्री कहते हैं या जिसको पहले मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता था, अब केवल इतिहास कहते हैं। तो उस इतिहास में शुरुआत से इतिहास से लेकर के और 1206 ईस्वी तक आपको पढ़ना होता है प्रथम सेमेस्टर में। सेकंड में 1200 ईस्वी से लेकर के, यानी दिल्ली सल्तनत से लेकर के पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश पढ़ना पड़ता है। फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के और आपको 1950 तक पढ़ना पड़ता है। फिर विश्व का इतिहास पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस चलता रहता है, हर एक सेमेस्टर में अलग अलग टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। बहरहाल जो दूसरा आपका इतिहास होता है उसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें यानी प्राचीन इतिहास, उसमें आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, यानी कि उसमें आपको दूसरा इतिहास पढ़ना पड़ता है। एंशिएंट हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है बीए में और इतिहास एक अलग सब्जेक्ट है। यानी एंशिएंट हिस्ट्री वो अलग एक सब्जेक्ट है बीए में और हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है। तो अगर हिस्ट्री आपका है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज सिलेबस डिस्कशन में करने जा रहा हूं। इससे पहले ऐसा धाकड़ अंदाज में सिलेबस डिस्कशन आपने पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा। पूरे यूट्यूब पर नहीं, शुक्ला स्टडी पॉइंट की भी वीडियोस आज से पहले आपने इस क्वालिटी के साथ और इस इंपॉर्टेंट चीजों के साथ नहीं देखी होगी, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से ना केवल आपके टॉपिक बताएंगे, उस टॉपिक में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी उस टॉपिक से बताने का प्रयास करेंगे। यानी कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उस टॉपिक में क्या क्या चीजें आपको बतानी है, यानी कि उसमें कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट भी किया है, बनाया है आपके लिए नोट्स, वो सब रहेगा। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो एक सरसरी नजर आपकी रहेगी। पूरा संपूर्ण सिलेबस एक सिलेबस डिस्कशन के माध्यम से आपका ये भी जान लीजिए कि आपका पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट भी हो सकता है एक सरसरी नजर में। आपको ये लगेगा कि भाई हाँ ये सरल है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा, आपको यह लगेगा कि भाई हमको ये पढ़ना है, तो अब अच्छा लगेगा आपको आगे चल करके, एक महसूस होगा कि भाई हम पढ़ सकते हैं इसको। नहीं, इससे पहले आप घबराए हुए हैं, इंटर में आपका मैथ था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, आप इतिहास से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था आपका, आपके दिमाग में नाना प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे हैं, सभी डाउट क्लियर होंगे बेटा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज चर्चा करेंगे बेटा हम न्यू सिलेबस डिस्कशन बीए हिस्ट्री प्रथम सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। न्यू बैच आपका प्रारंभ हो चुका है 2026-27। चैप्टर वाइज क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज आपको मिलेगी। न्यू सिलेबस डिस्कशन है ये शुक्ला सर के द्वारा, ठीक है। लोग प्यार से बीए वाले बच्चे हमको शुक्ला सर के नाम से जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 वर्षों से बीए के क्षेत्र में नंबर 1 यूट्यूब चैनल बना हुआ है भारत का, और बहुत ही हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए लोकप्रिय चैनल है, ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आपको पेपर का क्या नाम है बेटा? पेपर का आपके नाम है, ध्यान रखेंगे, एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, यानी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत। टिल माने होता शुरुआत से लेकर के 1206 एडी माने एनो डोमिनी, यानी कि ईस्वी, ठीक है। यानी टिल माने शुरुआती इतिहास से लेकर, प्रारंभिक इतिहास से लेकर के 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको सीरियल से चीजें मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे कि यहाँ पर अब आप देखिए, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने चटक चटक शब्दों में एकदम से पावरफुल चीजों में लिखने का प्रयास किया, नोट्स को तैयार किया। समय लगता है ऐसे नोट्स को बनाने के लिए। ये सब नोट्स आपको कैसे अवेलेबल होंगे उसके लिए पूरी डिटेल में जानकारी भी दूंगा। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, संपूर्ण सिलेबस का सारी जानकारी आपको देने का प्रयास रहेगा, ठीक है। बहरहाल आप इस चीजों को पहले समझे। यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें बाबू, यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें हम, यूनिट नंबर 1 ये क्या है? यूनिट नंबर 1 समझने का प्रयास करें, यानी इकाई संख्या 1। आपका सिलेबस संपूर्ण जो है वो 8 इकाइयों में पूरा का पूरा सिलेबस बटा हुआ है। कितने इकाइयों में बेटा? 8 इकाइयों में बटा हुआ है। उनमें से पहली इकाई है, पहली इकाई का क्या नाम है? प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा का परिचय। यह आपके यूनिट नंबर मतलब की 1 का नाम। यूनिट नंबर 1 में कई सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कई सारे चैप्टर्स जिनमें हम चर्चा करेंगे आपका
जैसे पहला आपका मुख्य बिंदु के रूप में मैंने पहला चैप्टर रखा। आपको पहला चैप्टर इसमें क्या पढ़ना है? इतिहास लेखन का स्रोत। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? इतिहास लेखन के स्रोत के बारे में आपको जानना है। ठीक है, इतिहास लेखन का क्या स्रोत है, यानी कि इतिहास लेखन समझते हैं, इतिहास को लिखने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, इतिहास लिखने में किन चीजों की मदद ली जाती है, इतिहास लिखने में या इतिहास के जो साक्ष्य होते हैं, स्रोत होते हैं, वो किन चीजों से बनते हैं, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ रही है ना चीजें? बिल्कुल। आगे बढ़ते तो इतिहास के स्रोत, ये पहला टॉपिक पढ़ना है। अब इतिहास के स्रोत में अगर आप देखेंगे तो जैसे आपके 3-4 टाइप की चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहली बात क्या होती है, किसी भी इतिहास को समझने से पहले उसके स्रोत को समझना बहुत जरूरी होता है। स्रोत मतलब समझते हैं नहीं, उस इतिहास के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, उसी को स्रोत कहते हैं। तो एक होता है पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि कुछ स्मारक मिल गए, मूर्तियां मिल गई, कुछ स्तंभलेख मिल गए, प्रस्तर लेख मिल गए, पहाड़ पर कुछ लिखा है, पत्थर को काट कर कोई चित्र बनाया गया है, इन सभी से। तो ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं इतिहास जानने के। दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि साहित्य में कुछ चीजें लिखी होती हैं। साहित्यिक स्रोतों में एक होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है आपका जो लौकिक, मतलब ये साहित्य होता है ऐतिहासिक साहित्य। जैसे मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक, कौटिल्य की जो है अर्थशास्त्र पुस्तक। ठीक है, ऐसे ही ये सब पुस्तकें जो है आप देखते हैं ऐतिहासिक पुस्तकों में महाभारत रामायण का भी नाम ऐतिहासिक पुस्तकों में लिया जाता है। तो ये सब चीजें जो पुस्तकें, इनसे हमको जानकारी मिलती है तत्कालीन समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, राजनीति के बारे में, उसके ट्रेडिशन यानी परंपरा के बारे में, इन सभी के बारे में रामायण महाभारत से उस समय की जानकारी मिलती है। उस समय के सामाजिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, इन सभी के बारे में, उस समय धर्म कैसा था, समाज में कैसे वर्ग थे, कितने वर्ग थे, समाज कितने भागों में बटा हुआ था, ये सब जानकारी हमको विस्तार से मिल जाती है। तो ये होता है आपका साहित्यिक स्रोत। तीसरा होता है अपन का विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी कि कुछ विदेशी यात्री जो होते हैं वो भारत में आते रहते हैं, समय समय पर आते रहे हैं। कुछ राजा महाराजा बाहर से आते थे, उनके साथ भी कुछ जो है आते रहते थे। तो वो लोग हमारे भारत के बारे में लिखते हैं अपनी पुस्तक। जैसे कि मेगास्थनीज जो आया था, उसने इंडिका पुस्तक लिखी। तो मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो उसने पुस्तक लिखी इंडिका। और उसी समय की पुस्तक आप देखते चाणक्य की अर्थशास्त्र है। तो मौर्य वंश या उससे पहले नंद वंश, इन सभी की जानकारी, या मौर्य वंश के बाद में जानकारी, मौर्य वंश पूरा का पूरा आपको इन दोनों पुस्तकों में डिटेल में जानकारी मिल जाती है। ऐसे ही विदेशी यात्रियों में जैसे कि आप देखते हैं हर्षवर्धन के दौरान में आप देखते तमाम, मतलब कि एक विद्वान तमाम जैसे आया था, क्या नाम है उसका, सी यू की नाम का ग्रंथ लिखता है, सी यू की नाम का एक ग्रंथ लिखता है, चीनी यात्री था। क्या नाम था उसका, भले कुछ ह्वेन सांग, युआन चांग कहा जाता है उसको चाइना में, लेकिन भारत में उसी को युआन चांग को ह्वेन सांग कहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे हिंदी के हिसाब से अगर देखें तो। ऐसे ही फाहियान आया था। तो ऐसे तमाम विदेशी यात्री आते रहे हैं। मोरक्को से आप देखते चल करके इब्न बतूता नाम का आया था। तो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं तो जिस समय आए थे उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो वो सब चीजें हम चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल अब यहाँ पर हमको तो ये समझना है कि इतिहास में जो मुख्य बिंदु है, इतिहास को जानने के स्रोत या इतिहास लेखन के स्रोत में इतिहास को हम कैसे जान पाते हैं, उसमें सबसे पहला होता है पूरा लेख। पूरा लेख का मतलब क्या होता है? पूरा लेख का मतलब होता है बाबू, पूरा लेख का क्या मतलब होता है? देखिए, देखिए पूरा लेख की अगर बात की जाए, इसको थोड़ा सा किस कलर से किया जाए, हाँ हरे कलर से करते हैं। देखिए पूरा लेख जो होता है, इसको आप बोलते हैं इंस्क्रिप्शन अंग्रेजी में। जैसे अशोक का शिलालेख है, तो अशोक के बारे में जानकारी देता है, अशोक के जो विचार हैं, अशोक के जो नियम कायदे उनके शिलालेखों में लिखवाए गए। और उनके स्तंभ, स्तंभ माने बड़े बड़े स्तंभ इन्होंने खुदवाए थे, क्योंकि कलिंग पर जब विजय प्राप्त करी इन्होंने, कलिंग के युद्ध में बहुत ज्यादा जनसंहार हुआ, भीषण नरसंहार हुआ। और इस नरसंहार को जब अशोक ने देखा जा करके, तो उसके मन में दया का भावना उत्पन्न हुई, और वह एक प्रकार से कहा कि अब जो है मैं कभी जीवन में युद्ध नहीं लड़ूंगा। इस तरीके से कसम खाता है, और जो है ये फिर युद्ध ना करने का निर्णय लेता है, और इस तरीके से फिर बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। और उसी प्रचार प्रसार के दौरान बड़े बड़े स्तंभों का निर्माण करवा करके उस पर एक चिट्ठा लिखवाता है पाली प्राकृत भाषा, पाली भाषा में, कि भाई ये चीजें जो है इसमें इस समय ऐसे किया जाए, फिर या तमाम नियम कायदे, तमाम चीजें जो है बौद्ध धर्म के प्रचार को लेकर के हो, या फिर एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उद्देश्य हो। तो राजा ने खुदवाना शुरू कर दिया। पत्थरों को जो है ऐसे क्या होता है, छीनी हथौड़ी लेकर के बढ़िया काट काट करके लोग लिखते थे। तो इस प्रकार से चीजें मिलती, तो उन सभी से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेखों से हमको उस समय के बारे में जानकारी मिल जाती है।
ऐसे ही दूसरे पुरातत्व साक्ष्य में आता है सिक्के यानी कॉइन्स। जैसे जो राजा महाराजा चलते मतलब राजा महाराजाओं के समय अलग अलग समय काल में अलग अलग सिक्कों का प्रचलन रहा। तो सिक्कों पर क्या होता था, राजाओं की फोटो कभी कभी लगी होती थी या कभी कभी उसमें जो है सन भी लिखा रहता था, यानी किस सन का सिक्का है। राजा महाराजाओं के द्वारा कुछ चित्रकारी उस पर करवाई जाती थी, कुछ मोहर लगी रहती थी उस राज्य की, ठीक है, तभी वो सिक्का माना था। जैसे आजकल 10 रुपए की नोट पर या किसी भी सिक्का में अगर आपको दिखाऊं तो इस पे आप देखते फोटो वगैरह छपी रहती है, किसी चाहे फेमस प्लेस की फोटो छपी हो चाहे किसी भी चीज की फोटो छपी हो। जैसे कि मान लेते हैं ये अशोक की लाट, अशोक का जो स्तंभ है उसमें आप देखते हैं अशोक की थोड़ा सा सिक्का पुराना है, दिख नहीं रहा है। मैं आपको और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, अभी देखिए बेटा ये सिक्का आपका है, ये देखिए सबसे पुराना पुराना सिक्का जो है इसे आप देखिएगा, ये सिक्का क्या है, ये सिक्का पे आप देखते हैं अशोक का स्तंभ जो है यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अशोक स्तंभ जो बना हुआ है बाबू, ये अशोक स्तंभ जो है बना, इसमें सत्यमेव जयते लिखा, मुंडक उपनिषद से चीजें ली गई हैं, यहाँ पर लिखा दिख नहीं रहा होगा। तो ये सिक्का देखिए, अब यहाँ पर सिक्के में देखेंगे 2000 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है बाली वाली बनी हुई भुट्टा बना हुआ है इसका, ठीक है, गेहूं की बाली बनी हुई है, 1 रुपया लिखा है। यही सिक्का जब बाद में चला आप देखते तो 1 रुपए का सिक्का ये दूसरा सिक्का बन गया। ये देखिए ये सिक्का दूसरा सिक्का है 1 रुपए का, इसमें एक ऐसे थंब दिखा करके दिखा रहा है कि भाई 1 रुपए में कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे। इसमें भी अशोक का स्तंभ यहाँ पर लगा हुआ है, किस सन में चालू है, 2009 में सिक्का जो है ये बना है, छपा है। इस तरीके से ऐसे ही आप देखते हैं 2 का सिक्का जो है अभी बना है, 2012 में बना ये सिक्का, ठीक है। इस तरीके से तमाम सारी चीजें आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तमाम फूल पाती बनी हुई है, अशोक स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये सभी चीजों पर ऐसे बना रहता है। तो उस समय भी जो है राजा महाराजाओं के दौरान में भी सिक्के चलते थे। अभी स्टील या कुछ मिश्रित धातु का है, ऐसे सोने के सिक्के या तांबा का सिक्का, जीतल का सिक्का, ऐसे मिला करके जो है बनते रहते थे। तो उन सिक्कों से भी जानकारी मिलती है कि भाई सिक्के किस धातु के, से तो यानी उस समय में वो धातु प्रचलित था, उसमें कौन सा सन लिखा था, यानी किस सन का सिक्का है, किस राजा का सिक्का है, उनकी राजा की मोहर, राजा की फोटो तो कभी कभी लगी रहती है, जैसे महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर लगी रहती है ऐसे ही, ठीक है। तो सब चीजें, तो कुषाण के सिक्के, गुप्त काल में तमाम सिक्के चलाए गए जिनसे उनके शासन और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे, इसलिए इतिहास जरूरी है। तो ऐसे सरल सरल चीजों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है ना। और दूसरा अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना होता है, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर बात की तो उसमें से मेगास्थनीज आया, ठीक है, इंडिका पुस्तक लिखता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, ठीक है, और इसके बारे में जानकारी देता है। फाहियान जो था ये गुप्त काल के समय में आया था, ठीक है, समाज का चित्रण करता है। 405 से लेकर के 411 ईस्वी के समय में फाहियान नाम का चीनी यात्री आया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ऐसे ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग जो 630 से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में रहा, नालंदा वगैरह विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, ठीक है। हर्षवर्धन के समय काल में भारत में आया था। इस तरह इसकी पुस्तक का क्या नाम है, एक पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक का नाम है सी यूकी, ठीक है, सी यूकी नाम का पुस्तक है। कहाँ का यात्री था, चाइना का यात्री था, चीनी का यात्री था, चीन का यात्री। ह्वेनसांग इसको हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में इसको युआन चांग यानी चाइना में युआंग चांग कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने समझा, ये तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा इतनी सारी चीजें, सब टॉपिक आपका टॉपिक भी क्लियर हो रहा है इसी के साथ साथ, ऐसे चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये है, दूसरा टॉपिक अपन को क्या पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में, भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में पढ़ना है। भारतीय ज्ञान प्रणाली ने इसे भारत में जो है शुरुआती दौर में क्या क्या चीजें आपको ज्ञान के स्रोत रहे हैं। सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ मान सकते हैं वेद है, ऋग्वेद बेसिकली सबसे पहला ग्रंथ है, तो भारत का ही वो ऋग्वेद है, ठीक है। यानी पहला ग्रंथ आपके क्या है, वेद है, वेद में सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में अगर बात की तो मंत्रों का उल्लेख है, ठीक है, सभी मंत्रों के आवाहन, सभी देवी देवताओं के मंत्रों के बारे में लिखा है, ठीक है। देवी वेदों को भाई वेदों को क्या कहते हैं, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेदों को अपौरुषीय भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, अपौरुषीय कहा जाता है। अपौरुषीय मतलब कि इनकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं हुई है वेदों की, यानी कि वेदों को देवताओं के द्वारा दिया गया है, देवताओं के द्वारा बनाया गया है। वेद को किसी एक विद्वान ने नहीं लिखा है, किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा है, अलग अलग ऋषियों के बीच की वार्ता एक प्रकार से वेदों में शामिल है। किसी जो है किसी श्लोक के मालिक कोई दूसरे है, किसी होता है कोई ऐसे ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं वेदों में, उतना डीपली जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऋग्वेद में बेसिकली सभी देवी देवताओं के आवाहन के मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद जो है दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये श्रुति वेदों को कहते हैं, क्योंकि वेद जो है लिखे नहीं गए थे पहले, क्योंकि जब वेदों का विकास हुआ तो लिपियों का विकास नहीं हुआ था, लिखने की कला का विकास नहीं था। जब लिपियों का विकास हुआ तब इसको लिपिबद्ध किया गया, नहीं तो उससे पहले वेदों को क्या करते थे, एक विद्वान दूसरे विद्वान को बताता था, वो याद करता था, गुरुकुल में वेद पढ़ाए जाते थे, यज्ञोपवीत संस्कार होता था, उसके बाद वेदों पढ़ने के अधिकारी होता था, वेद सिखाए जाते थे, ठीक है, लेक्चर्स के माध्यम से
टीचर बताता था करके, जो गुरुकुल के टीचर होते थे, ऋषि मुनि, वो वेदों को रटवाते थे बच्चों को कि भाई कि 10 मंत्र आपको याद करना है, पहला सूक्त इतना, या तुमको पुरुष सूक्त तुमको याद करना है, फला सूक्त तुमको याद करना है, ऐसे ऐसे सबको बता देते थे। वो सब याद करते रहते थे बच्चे। तो फिर वही बच्चे अपने अपने शिष्यों को बताते थे, वो अपने शिष्यों को बताते थे। इस तरीके से एक हस्तांतरण की प्रक्रिया चलती रही, और वेद जब लिपियों का विकास हुआ तो फिर उसको वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया, उसको लिखा। तो इस तरीके से लिखने का काम वेद व्यास जी ने जरूर किया है, लेकिन वो सारे जो मंत्र वगैरह लिखे गए हैं वो अलग अलग ऋषि मुनि, अलग अलग देवी देवताओं के बीच बातचीत की मंत्र लिखे गए। इसमें सबसे अधिक बार सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है, पारुष्वी नदी के नाम से। 10 राग युद्धों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि इसमें और भी चीजों का वर्णन आपको मिलेगा। 10 राग युद्ध मतलब कि 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था पारुष्वी नदी के तट पर। परीक्षा में कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आप देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र एक देवता है, जो देवताओं के मुखिया है, देवताओं के राजा है, उनका वर्णन सबसे अधिक बार मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का उतना वर्णन नहीं मिलता जितना महाकाव्यों में आकर के मिलता है। ठीक है, तो एक प्रधान देवता जो थे इंद्र थे। वरुण, मित्र, अग्नि, पृथ्वी, इन सभी को एक प्रकार से जो है मान्यता दी जाती थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी में ही वर्ण व्यवस्था के उल्लेख भी आपको मिलते हैं कि विराट पुरुष से, मुखमंडल से ब्राह्मण निकला, क्षत्रिय निकला, वैश्य निकला। ठीक है, वैश्य भुजाओं से निकला, जंघों से शूद्र निकला, और पैरों से कौन निकला, मतलब कि जंघों से वैश्य निकला, पैरों से शूद्र निकला। ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राज्यान्याकृतः पुरुतदस्य वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। यानी कि इस तरीके से ब्राह्मण मुखमंडल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा के, ठीक है, भगवान के, और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई विराट पुरुष से, पुरुष सूक्त में लिखा है। ठीक है, और जंघों से कौन, वैश्य की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। सबके काम अलग अलग डिवाइड थे, जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर चीजें सेट होती चली गई। इस तरीके से तमाम सारी चीजें हैं। ऐसे ही सामवेद की अगर बात की, दूसरा नंबर पर वेद आता है आपका सामवेद। वैसे यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद आता है। सामवेद जो है इसमें क्या है, ये संगीत शास्त्र का जनक है। किसका बेटा, संगीत। अगर सामवेद की अगर बात की तो सामवेद में क्या है, संगीत है। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें सभी देवी देवताओं के आवाहन के मंत्र हैं, सभी देवी देवताओं के मंत्र हैं। जैसे ऋग्वेद में ही जो आप पंडित जी आते हैं, स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ऐसे पढ़ते नहीं है, जो स्वस्ति वाचन जो होता है वो ऋग्वेद में ही वर्णित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जितने भी आवाहन के मंत्र हैं, आनो भद्राः कर्ताओ यन्तु विश्वतो आब्धासो अपरीतासा उद्भिदा सातामीन, ऐसे आगे है, वो सब चीजें ऋग्वेद में है। सामवेद में जैसे सारे गा मा प ध नि, यानी कि ये सब जो जितनी राग ताल मेल धुन जितनी आजकल बन रही है, ये सब जितने गाने साने बन रहे हैं, सब आप देख रहे हैं, सब की उपज यही है। संगीत का जनक या संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है सामवेद को, ध्यान रखेंगे। ऐसा यजुर्वेद है बेटा, यजुर्वेद में क्या है, कर्म कांड वगैरह पूरा बताया है। कर्म कांड यानी कि पूजा पाठ कैसे, यज्ञ करवाने की विधि, यज्ञ की पूरी विधि बताई गई है। ठीक है, यज्ञ की पूरी विधियां हैं, कौन कैसे क्या क्या चीजें होंगी, सब कुछ पूरा बताया गया है। ठीक है, अथर्ववेद की अगर बात किया तो जादू, ठीक है, जादू टोना, ठीक है, जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, इन सभी के बारे में अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही आप देखते हैं, अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में जो है जैसे चिकित्सा के बारे में सारी चीजें हैं। चिकित्सा में जैसे कि आप देखते हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं गोदीदास बाबा, वो सल चिकित्सा के बड़े जबरदस्त जानकार थे। आज की 5वीं 6वीं पीढ़ी के थे। ठीक है, उतना डिटेल में जानकारी नहीं, लेकिन हाँ लोग कहते हैं कि वो जो है धौती क्रिया विशेषज्ञ थे। धौती क्रिया मतलब होता है कि जैसे कि अपने आंत को साफ करना, अपने नाक में इस नाक से जो है कपड़ा डाल करके इस नाक से साफ करना। योग और प्राकृतिक चिकित्सा नाम की एक पुस्तक आती है, बीए में अगर आप हैं 6 सेमेस्टर में पहुंचेंगे, उसमें एक पुस्तक पढ़नी पड़ती है संस्कृत में, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। उसमें तमाम क्रियाएं हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में धौती क्रिया, नवली क्रिया, एनिमा क्रिया, तमाम क्रियाएं हैं। जैसे किसी को इसे बवासीर या फिर जो तमाम ऐसे रोग होते हैं, उसके निवारण के लिए सारी चीजें, मतलब जितने भी रोग हैं उन सभी रोग के निवारण लिखे हुए हैं उसमें। यानी अधिकतर रोग, जैसे आपको कोई है, कोई बीमारी, पेट की कोई बीमारी है, जलन हो रही पेट में, नाक की बीमारी, सांस की बीमारी है, किसी में भी कोई कमी है, कान साफ करना हुआ, नाक साफ करना, मुंह के अंदर कपड़े डालकर साफ करना हुआ। धौती क्रिया माने शरीर के आंतरिक पार्टों को धोते थे। एनिमा क्रिया का मतलब होता है कि मल द्वार के माध्यम से तरल पदार्थों को आपके शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। इससे तमाम प्रकार की चीजें आपकी खत्म होती, रोग दोष खत्म होते हैं। एनिमा क्रिया कहते हैं उसको, जब मल द्वार के माध्यम से आपके शरीर में जो है प्रोडक्ट पर पहुंचाया जाता है तमाम तरल पदार्थ। जैसे कि मेहंदी का अगर
बढ़िया मैंने उसमें पढ़ा था कि मेहंदी का अगर तरल पदार्थ आप बना करके जो है बढ़िया शीतल पदार्थ और मल द्वार के माध्यम से अगर उसको प्रवेश करवाया जाता है अंदर, वो क्रिया विशेषज्ञ जो होते हैं वही कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो उसके फिर जैसे बवासीर जैसे रोग जो होते हैं उनके लिए बड़ा आराम होता है उन लोगों को, जो जिसकी दवाएं एक प्रकार से मुश्किल से बहुत ज्यादा मिलती है, लोग परेशान रहते हैं, ना किसी को बता सकते ना कुछ। तो उन सभी चीजों की एक प्रकार निवारण प्राकृतिक चिकित्सा में लिखी हुई है। तो सब बातें जो अथर्ववेद में जितनी भी आपको मिलता है, ये जो जानकारी मिलती है, कौन सी दवा किसमें, कौन सी औषधि, जड़ी बूटी, पूरा का पूरा ये सब अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। तो ये चारों वेदों के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी आपको बता दी। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही डिटेल में जानकारी हर एक चैप्टर के बारे में बताता रहूंगा। बहरहाल यहाँ पर आपको एक चीज और समझा दो बाबू, कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी है सभी सब्जेक्ट की, तो आप पीडीएफ हमारी प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस कीजिएगा 9161936062 पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। एसएमएस कीजिएगा, क्या एसएमएस करेंगे, एसएमएस में आपको क्या करना है, अपना नाम एसएमएस करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम, वैसे आप प्रथम सेमेस्टर में तो फर्स्ट सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है आप सभी के लिए, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको क्या मिलेगी, देखिए आपके लिए व्यवस्था क्या है बेटा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। लाइव क्लास के बाद में आपको वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लास हो जाएगी, उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगी, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीरियल से, ठीक है। इसमें आपको जैसे क्लास हो गई, आपको वीडियो देखने का नहीं मन है, एक बार वीडियो देख ले, फिर पीडीएफ मिल जाएगी उसकी पढ़ने के लिए। जैसे सिलेबस की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऐसे ही चैप्टर 1 की 2 की 3 की इस तरीके से चलता रहेगा, सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, पीडीएफ के साथ साथ व्यवस्था क्या रहेगी, जैसे पीडीएफ के साथ साथ आपको ऐसे यूनिट नंबर 1 पढ़ाऊंगा तो उसके साथ एमसीक्यूज भी लगा दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, यानी लिखित टाइप के क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए मॉडल पेपर के रिवीजन क्लास के माध्यम से होंगे सभी सब्जेक्ट के, यानी कि सब कुछ आपको मिलेगा। केवल एक सब्जेक्ट नहीं, केवल हिस्ट्री का 100 रुपए में नहीं मिलेगा, इसी 100 रुपए में आपका 3 जो मेजर सब्जेक्ट आप लेंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट बेटा ध्यान रखेंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट आपका जो होता है, ठीक है, और एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है, अनिवार्य पेपर जो होता है, ठीक है, अनिवार्य पेपर। तो अनिवार्य पेपर हो, ठीक है, या आपका माइनर हो, मेजर हो, इन सभी का, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपकी, इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी केवल और केवल कितने रुपए में, केवल और केवल 100 रुपए फीस में करवाई जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनको भी जुड़ना है तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और तुरंत अपना नामांकन करवा लीजिए, ठीक है। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था करी गई है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हमको सेकंड सेमेस्टर भी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर गुरुजी हम जुड़ेंगे और सेकंड सेमेस्टर, देखिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मतलब ये होता है एक साल में 2 सेमेस्टर आपके होंगे। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस केवल 100 रुपए जो है 6 महीने के लिए, यानी कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। जब आप सेकंड में जाएंगे तो आपके लिए अलग से व्यवस्था करी जाएगी, फिर उसमें आपको जुड़ने के लिए फिर से 100 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी के लिए व्यवस्था क्या है कि अगर आप एक साथ फर्स्ट और सेकंड की फीस जमा करते, हो सकता है बाद में फीस महंगी भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपका फायदा क्या होगा, अगर आप इकट्ठे जुड़ते हैं तो अभी केवल 200 रुपए आपके नहीं लगेंगे, मात्र और मात्र 150 रुपए ऑफर चल रहा है। केवल 150 रुपए में आपको फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर इन दोनों की तैयारी आपके लिए बेहतर अंदाज में करवाई जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, आपकी 60-70 रुपए की पड़ जाती है। आप सोचो कि आप 2 सेमेस्टर पढ़ेंगे, 1 साल तक पढ़ेंगे, रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा, और मात्र कितने रुपए में, 150 रुपए में 2 सेमेस्टर का, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का। एक सेमेस्टर का जुड़ेंगे तो 100 रुपए, दोनों का एक साल लेंगे तो 150 रुपए, चूंकि 50 रुपए छूट चल रही इस समय। और ये यूनिवर्सिटी सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रिवीजन जैसे बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालय, ठीक है, ऐसे ही राजस्थान के विश्वविद्यालय, ठीक है, उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पेपर हो रहा है, उन सभी के लिए। और उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय हैं ही आपके, ठीक है, झांसी विश्वविद्यालय, रांची, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे यूपी में आपके तमाम विश्वविद्यालय, जैसे डीडीयू हो गया, ठीक है, वीर बहादुर पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ मां पाटेश्वरी बलरामपुर, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, आशा कुमारी सहारनपुर, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड, ठीक है। इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव चंद्रशेखर, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, जेएनसीयू, ठीक है। ऐसे ही आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, इन सभी के लिए एक प्रकार से पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस, या फिर दोनों सेमेस्टर का जुड़ना तो आप बोलिए कि गुरुजी हमको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेना है, हम 150 रुपए पे करने के लिए रेडी हैं, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दीजिएगा। आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको पेमेंट कर देना है। आप नहीं चलाते हैं ये सब पेमेंट करने वाला, तो किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आपका ये ऋग्वेद वगैरह आपको पढ़ना है, ठीक है, मतलब ये वेद वगैरह के बारे में बस सामान्य जानकारी जो मैंने बता दिया, बस इतने में ही आपको इतना ही पढ़ना है, उससे अधिक नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा उपनिषदों के बारे में, स्मृति, पुराण, इन सभी के बारे में, धार्मिक और
जो है दार्शनिक विचार जो इसके रहे उपनिषदों के, स्मृतियों के, पुराणों के, इनके बारे में पढ़ना है। पुराणों की संख्या 18 है, स्मृतियां तमाम याज्ञवल्क्य की स्मृति, ठीक है, मनु स्मृति से तमाम स्मृतियां हैं, ठीक है। उपनिषद से मुंडक उपनिषद, तमाम उपनिषदों की संख्या वगैरह मैं बता दूंगा। आयुर्वेद, आयुर्वेद के तो आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का ही अंग है, आप मान सकते हैं, उसी से निकला हुआ है। ऐसे चरक ऋषि हैं, सुश्रुत ऋषि हैं, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, वास्तु मतलब कि घर कैसे बनवाना है, कहाँ किचन होगा, कहाँ क्या होगा, वो सब इसके बारे में, ये सब जानकारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़नी पड़ेगी। गणित और खगोल शास्त्र के बारे में, शून्य और दशमलव पद्धति का विकास कैसे हुआ, इन सभी के बारे में आपको बताने का प्रयास मैं करूंगा। यानी कि इस तरीके से चैप्टर नंबर मतलब कि आपका 2 भी समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में मतलब अपने हिसाब से मैं चैप्टर को समझा करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा प्रागैतिहासिक युग। एक होता है आद्य ऐतिहासिक, एक प्रागैतिहासिक, और एक होता है आपका जो है ये युग, क्लियर। जैसे इसमें पाषाण युग के बारे में आपको पढ़ना है, स्टोन एज के बारे में, पूरा पाषाण काल हो गया, शिकारी और मतलब इसमें क्या होता था, लोग शिकार करते थे, संग्रहकर्ता समाज था, ठीक है, तमाम सारी चीजें थे। फिर मध्य पाषाण काल आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आग और औजारों का प्रयोग होना शुरू हो गया। फिर इसके बाद में आपका नव पाषाण काल आता है, ठीक है, उसमें कृषि और अस्थायी बस्तियों का विकास शुरू हो गया। और इस तरीके से पाषाण काल के बाद में आप देखते हैं तांबे का युग हुआ, तांबे का विकास हो गया, ताम्र पाषाण युग शुरू हुआ, ठीक है। तांबे के विकास हो जाने से तमाम प्रकार के तांबे का उपयोग शुरू हो गया, बस्तियों का निर्माण हो गया, लोग इकट्ठा रहने लगे, तांबे के चीजें तमाम उपयोग होने लगे। तो इस तरीके से पूरा ये विकास आपको प्रागैतिहासिक पूरा पढ़ना है। प्रागैतिहासिक में यही सब पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में बताएंगे, ताम्र पाषाण काल। इस तरीके से यूनिट नंबर आपका 1 समाप्त होगा। इकाई संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इकाई संख्या 2 में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सभ्यता बेसिकली आपको डिटेल में जानकारी इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीजें कैसे पढ़नी है देखिए, जैसे पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जैसे मान लेते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक की जो है एक अवस्था, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु एक नदी है, उसके आसपास के इलाकों में जो भी घाटी सभ्यताएं रही, बहुत प्राचीन सभ्यता, उसके बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को मोहनजोदाड़ो सभ्यता, या फिर आप देखते हैं इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों स्थल बड़े फेमस रहे हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा वगैरह, लोथल, कालीबंगा, ये सब चीजें, सुत्ता गंडोर, ठीक है, ये सब चीजें। इसके नगर नियोजन के बारे में पढ़ना है, मतलब डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। नगर नियोजन जो यहाँ का था, कैसे था, ग्रिड पैटर्न पर नगर नियोजन था, यानी कि जो घर और बना था एकदम से ग्रिड पैटर्न पर बना था, विस्तार से चीजें बनाई गई थी, ठीक है, जो समकोण पर सड़कें काटती थी, नालियां ढकी हुई रहती थी, सब कुछ पूरी व्यवस्था, आस्थानागार होता था, समूह करने के लिए कक्ष होता था, समूह कक्ष होता था, सब कुछ अलग अलग था। एक विशाल भंडार अन्नागार था, जहां पर लोग अपना सामान वामान रखते थे, जैसे आजकल कोल्ड स्टोर होता है, ऐसे टाइप का, ठीक है। नालियों की व्यवस्था थी ठीक ठाक, स्नानागार था, यानी कि ग्रेट बाथ था, जहां पर आप जाकर के स्विमिंग पूल टाइप का नहा सकते थे, ये सब चीजें थी, ठीक है। व्यापार जो होता था, व्यापार की अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के साथ जो है इनका व्यापार था, व्यापारिक मार्ग भी था। ये लोग अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, जो मिस्र में पड़ती है, उन सभी से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा लिपि की अगर बात की तो इस समय अभी तक लिपियों का विकास जो हुआ था, वो हुआ था, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हो रहा था, जिसको पढ़ने में आज भी हम सक्षम नहीं है, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जहां के साक्ष्य कुछ भी ना मिले हों, जैसे पाषाण काल में बस केवल चीजें मिली हो, लिखा लिखा पढ़ा साक्ष्य कुछ ना मिला हो, उसी को प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल होता है जहां पर कुछ चीजें हमको मिली हुई हो, लिखी हो, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, वो तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है। और जो अगला सभ्यता आपकी आती है, कौन सभ्यता, ऐतिहासिक युग, यानी कि ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक सबसे पुराना, फिर उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक, फिर उसके बाद में आपका युग कौन सा है, ऐतिहासिक काल, यानी वैदिक काल से लेकर के ये ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य जो हमको मिले हैं उसको हम पढ़ भी पाए हैं। तो ये इंडस स्क्रिप्ट जो है थी, इसको अभी तक हम पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, मतलब इसको पढ़ नहीं पाए हैं, ये बात ध्यान रखें। मूर्ति कला और पशुपति की मोहर मिली है, पशुपति मैंने भगवान शंकर टाइप के भगवान देवता थे, उनकी मोहर मिली है मूर्ति कला में, आप देखेंगे। नृत्यांगना, यानी कि आप देखते हैं नृत्य करते हुए महिला की फोटो, नर्तकी की फोटो आपने देखी होगी, बचपन में फोटो लगी रहती थी, तो वो भी मिली है। कांस्य की प्रतिमा, यानी कांस्य की प्रतिमा है, ये बात ध्यान रखेंगे। नृत्य करते हुए एक लेडीज को दिखाया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय काल जो है मान सकते हैं आप, ठीक है। इसमें देखिए ऋग वैदिक युग 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय काल। इसमें क्या था, गोधन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। गोधन माने क्या होता था, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना पावरफुल होता था, यानी वैदिक काल में गाय जो थी एक प्रकार से वो व्यापार का केंद्र, मतलब गाय जो थी उसी को पावरफुल मानते थे।
गाय जिसके पास हो, गाय को अघन्या कहा गया है, यानी गाय की हत्या नहीं की जा सकती थी, गाय पूजनीय थी, गाय को ही एक प्रकार से धन माना जाता था उस दौरान। जिसके पास जितनी गायें हैं वो उतना ज्यादा एक प्रकार से उसके पास धन है। उत्तर वैदिक काल के बाद में आता है उत्तर वैदिक युग, जैसे 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय काल। ठीक है, कृषि प्रधान समाज था, यहाँ पर खेती वगैरह करने लगे थे लोग। वर्ण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, वर्ण व्यवस्था जो थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने काम कर रहे थे, सब एकदम से अपना जीवन यापन कर रहे थे अच्छे तरीके से, सब सुव्यवस्थित थे, किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं था। ठीक है, यानी एक जबरदस्त तरीके से समाज का निर्माण हो रहा था। आपको दिख रहा है ना सही से स्पष्ट स्पष्ट, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको क्लियर दिखे। सामाजिक संरचना की अगर बात की जाए उत्तर वैदिक काल में, वर्ण और आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था मतलब कि 4 आश्रम कौन कौन से आपके, 4 आश्रम की अगर बात की जाए बेटा तो 4 आश्रम। पहला आश्रम कौन सा है आपका, गृह, पहला आश्रम कौन सा है आपका, है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम था। दूसरा आश्रम कौन सा था बेटा, दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम कौन सा था, तीसरा आश्रम आपका पड़ता है, उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, वानप्रस्थ माने जंगल की ओर प्रस्थान करना, वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा आश्रम क्या था आपका, संन्यास आश्रम। ठीक है, संन्यास आश्रम। देखें ये 100 साल का एक मनुष्य की जो एज थी उसको 100 साल आयु के हिसाब से इसको बांटा गया था। एक जीवन के एक पड़ाव थे ये मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष यानी कि 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए 4 आश्रम थे जिनके माध्यम से अपने आप पुरुषार्थों को करते थे। पुरुषार्थ कौन कौन से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम को अगर संतुलित कर ले जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती थी विद्वानों व्यक्तियों को। उसके लिए आपको गृहस्थ आश्रम से होकर गुजरना पड़ता था, मतलब कि आश्रम व्यवस्था से। सबसे जो जबरदस्त सबसे प्रमुख आश्रम जो है वो यही गृहस्थ आश्रम माना गया है। सबसे पहले आप जो है 25 साल तक विद्या अध्ययन करते थे। ठीक है, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है बच्चों का। फिर 25 साल के बाद में शादी हो, यानी कि आप गृहस्थ आश्रम प्रवेश करें, 25 से लेकर के 50 तक आप जो है अपना जीवन एंजॉय करें, बीवी बच्चों की देखभाल करें, सब कुछ करें। ठीक है, दान दे दान ले, ये सब चीजें आप करते रहे, ऋषि मुनियों की सेवा करें, वानप्रस्थों की सेवा करें। फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ माने क्या होता है कि जंगल, यानी कि आप जंगल के प्रस्थान करना है। इसमें क्या होता था, जो आपने गृहस्थ में आपने अनुभव किया और जो आपने ब्रह्मचर्य में सीखा, उस दोनों का प्रयोग करके, यानी ज्ञान और अनुभव दोनों जब आपके पास हो जाएं, उसके माध्यम से आप लोगों को यह बताएं, जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको ब्रह्मचर्य के बारे में समझाएं, गृहस्थ के बारे में बताएं। ठीक है, तो एक जंगल के प्रस्थान करना पहले होता था। आजकल क्या मतलब कि क्या है, जो सहन दरवाजा घर में बनता है उससे बाहर जो है हो जाना, 50 साल के बाद में बढ़िया से माला मंत्र ले लेना, या इस तरीके से चीजें होती है। उसके बाद में यानी वानप्रस्थ वही आजकल होगा, पति पत्नी अपना आराम से। संन्यास जो होता है ये तो 50 से लेकर के 75 साल तक ये चलता है वानप्रस्थ आश्रम, 75 तक। और 75 से लेकर के 100 साल तक चलता है उनका संन्यास आश्रम। ठीक है, जिसमें आप बैठ करके क्या होता है, आराम से बैठो, भगवान का नाम करो, जो है नाम जप करो। कैसे भैया, नाम जप करते रहो कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। इसमें कोई दूसरा एक प्रकार से कुछ आधार नहीं, आप नाम जप करते रहे। इस तरीके से आश्रम व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 आपके जो है पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा तीसरा जो आपका धार्मिक विश्वास, जैसे देवी देवताओं की अगर बात की तो इंद्र, अग्नि, वरुण ऋग वैदिक काल के देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के उत्तर वैदिक काल में वर्चस्व इनका स्थापित हुआ, तो त्रिदेव के रूप में फेमस होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, और इंद्र, अग्नि और वरुण, वरुण जो होते हैं जल के देवता हैं। वरुण किसके देवता हैं, जल के देवता हैं। अग्नि जो है आग के देवता है। इंद्र आप देखते हैं बारिश वगैरह करवाते हैं, देवताओं के क्या है, राजा है। इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं, इंद्र का पद एक राजा होता है। पुरंदर नाम के व्यक्ति इस समय इंद्र की गद्दी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इंद्र, अग्नि, वरुण ये ऋग वैदिक काल के देवता हैं। सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र के बाद में आपके अग्नि, वरुण, मित्र, ऐसे तमाम जो है देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है नाम ज्यादा उल्लेखनीय, और ये त्रिदेव के रूप में फेमस होते हैं। यज्ञों की बढ़ती संख्या और महत्व की अगर बात की जाए बेटा, यज्ञों की बढ़ती संख्या और महत्व जो है, धार्मिक विश्वास इसमें था क्या कि जैसे इसमें था कि यज्ञ बहुत होते थे। ठीक है, ऋग वैदिक काल हो चाहे वैदिक काल हो, यज्ञों की प्रधानता थी। यूनिट नंबर 2 इस तरीके से हम समाप्त कर देंगे। यूनिट नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है बेटा, यूनिट नंबर 3 में अपन को पढ़ना है मगध साम्राज्य और मौर्य वंश के बारे में। मगध साम्राज्य और मौर्य वंश के बारे में आपको पढ़ना है। मौर्य वंश की अगर बात की तो मौर्य काल कब से कब तक रहा, 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश बेसिकली आपको पढ़ना है, नंद वंश उतना नहीं पढ़ना है। मौर्य वंश के शासक जो जिसकी स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी 321 में। घनानंद नाम का एक मतलब कि राजा था जो बड़ा आतताई था, क्रूर था, जिसने चाणक्य का अपमान भी किया था। और चाणक्य ने फिर एक बच्चे को उठा करके उसको खरीदा
और उस बच्चे को इतना पावरफुल बनाया कि उसने जो है नंद वंश की पूरी गद्दी जो है हिला डाली, पूरा जो है समाप्त कर दिया। और 321 में एक अखंड भारत की उद्देश्य से गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, उसको मार करके गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य उसके बने प्रधानमंत्री। और इस तरीके से पूरा जो है अखंड भारत का निर्माण हुआ। एक बहुत भारत एक लंबे चौड़े समय तक, मतलब लंबे चौड़े एरिया पर जो है स्थान ग्रहण कर सका। चंद्रगुप्त मौर्य 321 में गद्दी संभाली, 297 ईसा पूर्व तक जो है गद्दी पर बैठा रहे। मौर्य वंश की स्थापना जो है इन्होंने करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य ने करवाई थी बेसिकली, किस चाणक्य की मदद से करी थी। चाणक्य जो था कूटनीतिज्ञ थे, इनकी रचना अर्थशास्त्र है, जो कि एक प्रकार से मौर्य समय के प्रशासन और उस समय के राज्य काज के बारे में डिटेल में जानकारी देती है। सब कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताई जाती है यहाँ पर, ठीक है। सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके 303 ईसा पूर्व में मैत्री संधि कर लेता है। आप देखते हैं जब यहाँ से मौर्य वंश के शासक जब चाणक्य हो जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं गद्दी पर, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी संभाल लेते हैं, पूरे अखंड भारत पर काम करते हैं। और चूंकि उसी समय सेल्यूकस निकेटर नाम का एक सेनापति था सिकंदर का, वो भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से उस समय आया था जब घनानंद ही शासन कर रहा था भारत पर, ठीक है, नंद वंश की गद्दी पर। और इस तरीके से जब वो आता है आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ पर इतना ज्यादा चाणक्य ने दिमाग लगाया कि इसको पहले विदेशियों को भगाओ, फिर अपने से निपट लेंगे हम। विदेशियों को भगाने में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने ऐसी चालें चली जिससे जो सिकंदर की सेना थी उसमें खलबली मच गई। प्लेग वगैरह का खतरा है, तमाम प्रकार की जो है रूढ़ियां बता करके उसको इतना जो है भ्रमित कर दिया गया कि वो भाग गया यहाँ से, ठीक है। तो वहां से जब ये भाग जाता है सिकंदर, तो फिर वहां से रास्ते में जाकर के मृत्यु होती कुछ दिन बाद। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसका सेनापति जो था वो शासन संभालता है, सिकंदर का शासन उसको मिलता है। तो वो फिर सोचता है कि हमारे साथ कोई घपला हुआ है, तो वो फिर से आक्रमण करने के लिए भारत में आता है, भारत को हमको जीतना है। फिर से जब आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे होते हैं, और महान विद्वान दुनिया के चाणक्य जी उसके प्रधानमंत्री होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया था, ट्रेनिंग दी थी चाणक्य जी ने। और चाणक्य जैसी दिमाग और खोपड़ी आज तक किसी के पास नहीं हुई है। तो चाणक्य ने अपनी बुद्धि और चंद्रगुप्त के बल, इन दोनों का प्रयोग, यानी बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग करके सेल्यूकस निकेटर को दौड़ा दौड़ा करके पराजित किया गया। मतलब एकदम से पराजित हो गया, नतमस्तक हो गया कि प्रभु रक्षा करो ताहिबम, ठीक है। इस तरीके से जब ये आकर के भैया बैठ गया गद्दी, मतलब इसके की जो है चरणों पर, कि भैया अब जो है आपकी शरण में शरणागत दीना नाम पर पत्र पारायणे, शरणागत में आ गया हूँ शरणा। और भारतीय धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, शरणागत को जे तजय निज अनहित अनुमान ते नर पाप में तिन्ह भी लोकत हान। यानी वो पाप लगता है अगर आपको, आपके शरण में कोई आ गया और आप उसको फिर से मार दो तो। और भारत के राजा महाराजाओं ने निहत्थों पर वार नहीं किया, चाहे मोहम्मद गौरी रहे हो, मोहम्मद गौरी को एकदम से पराजित कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, चाहते तो मार देते, गला कट जाता, लेकिन कहा कि नहीं, हमारे क्षत्रिय शान के खिलाफ है, हम निहत्थों पर वार नहीं करते हैं, हम स्त्रियों पर वार नहीं करते हैं, गौ ब्राह्मण को नहीं मारते हैं। ये क्षत्रियों की संकल्प रहता था पहले। और ऐसे में निहत्थों युद्ध का नियम क्या था, कि भारतीय युद्ध का नियम यही था कि भाई जो रथी होगा रथी को मारेगा, महारथी महारथी से लड़ेगा, घोड़ा घोड़े वाले को मारेगा, हाथी हाथी वाले को मारेगा। इस तरीके चलता था युद्ध। पैदल पैदल सेना पैदल से लड़ेगी, ये नियम होते थे युद्ध के। सूर्य के बाद में कोई मारपीट नहीं होगी। ये युद्ध भी एक नियम से होते थे भारत में। लेकिन जो विदेशी आए, ये सब तुर्क, ये सब तमाम चीजें, ये इन सभी का कोई नियम कायदा नहीं था। बस ये चाहे पीछे से मार दो, चाहे घपला करके मार दो, चाहे किसी से इधर उधर करके मदद लेकर के मार दो, उनके घर में फूट डाल करके मार दो, ये सब चीजें चलती थी। तो लेकिन सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पराजित कर दिया इसको, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हुआ या बेटा कि ये कहे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य तो कहे कि भाई इसको क्या करते हैं। तो चाणक्य से पूछा गया कि भाई इसको क्या करें। चाणक्य ने कहा रुको बेटा, इसको करते ऐसा है, इसको इसकी कहा कि भाई तुम्हारे कोई लड़की वड़की है? कहा हाँ। कहा अच्छा क्या नाम है? कहीं हेलेना, हेलेना नाम की एक लड़की थी, बड़ी मतलब की ठीक ठाक, मतलब कि इनके लायक थी, शादी करने की योग्य थी चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन चाणक्य ने दिमाग ये लगाया कि अगर ये शादी कर देगा अपनी बहन की, अपनी बेटी मतलब बेटी की, किसी की भी शादी कर देगा, तो फिर क्या होगा फिर इसके जो आद मतलब की आद औलादे होंगी बाद में चल करके, वो फिर से खतरा का नहीं खत्म होगा। उन चाणक्य ने सोचा कि भाई जब तक हम और ये जिंदा हैं, तब तक तो एक प्रकार से सिक्योर है पूरा भारत, लेकिन बाद में फिर ये हमला कर सकता है अपना बदला लेने के लिए। ऐसे में पूरा हमले वाला सिस्टम को खत्म कर दो ताकि रिश्तेदारी बन जाए। चाणक्य ने कहा भाई शादी करवा दे, शादी हो जाती है। और नियम में भी रखा गया कि जो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य से पुत्र होगा वो राजा नहीं बनेगा भारत का, ये भी नियम कायदा रख दिया गया। इस तरीके से तमाम सारी चीजें हुई। तो इस तरीके से मैत्री संधि हो जाती है, शादी हो जाती है, और इस तरीके से चीजें चलती रहती है। प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत शासन था यहाँ पर, अखंड भारत का निर्माण था, और तमाम शासक जो है इसके अंदर में काम करते थे। दूसरे नंबर पर आता है शासक कौन? उसका नाम है बिंदुसार।
बिंदुसार नाम का शासक जो है बेटा ये आता है गद्दी पर बैठता है कब 297 ईसा पूर्व में, ठीक है। और बिंदुसार की अगर बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था ये, ठीक है। ये बात आप ध्यान, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पुत्र थे। बिंदुसार 297 में गद्दी पर बैठे, 273 ईसा पूर्व तक गद्दी में बैठे रहे, ईसा पूर्व है, ठीक है ध्यान। दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार किया इसने। ग्रीक लेखकों ने इन्हें अमित्र घात की संज्ञा दी, यानी कि ग्रीक लेखकों ने इसको क्या कहा, अमित्र घात कहा, ये बात भी ध्यान रखेंगे बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है, अशोक महान गद्दी पर बैठते हैं। 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे, 232 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठे रहे। कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, और लगभग 1 लाख लोग इसमें मारे गए। इसी को देख करके, नरसंहार को देख करके युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में केवल युद्ध के बारे में बात थी, लेकिन अपनी रक्षा के लिए युद्ध के बारे में बात थी। बौद्ध धर्म जो था वो एकदम से सन्यासी बनने की बात करता है, हालांकि उसमें और भी युद्ध के भी नियम वगैरह बताए गए, लेकिन हाँ बौद्ध धर्म को अपना ले, चूंकि बौद्ध धर्म इसके कोई भतीजा था, वो बौद्ध धर्म से दीक्षित था, बुद्ध मतलब कि वो भिक्षु था, तो उसने उसको मोटिवेट किया, समझाया। श्रीलंका वगैरह तक जो है इसका प्रचार प्रसार करवाया, इंडोनेशिया, मतलब जो भी प्रचार प्रसार आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म का, चाइना पूरा, वो सब जो है अशोक की देन है, अशोक ने ही सब कुछ करवाया। शिलालेख और स्तंभ लेख जो है, नीति तमाम उसमें लिखवाई, अहिंसा के तमाम पाठ पढ़ाए गए, प्रचार प्रसार खूब किया गया अशोक के द्वारा। तो अशोक के तमाम लेख जो उसके बारे में बताने का प्रयास रहेगा। अगले जो भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है इकाई नंबर 3 में, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक कौटिल्य ने लिखी, जो कि बहुत फेमस है। शासन के बारे में उसमें जानकारी मिलती है, कर कैसे लिया जाएगा, जासूसी कैसे करनी दूसरे राज्यों की, सैन्य रणनीतियां कैसे बनानी है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देने का एकमात्र ग्रंथ है जो है, ठीक है, कौन सा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके बारे में पढ़ना। कौटिल्य का बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त नाम था। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, अमात्य थे, सबसे जो है विद्वान व्यक्ति थे उस दौरान के, उस युग के, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था, ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ये थे। अरस्तु जैसा विद्वान था, वैसे ही विद्वान अरस्तु से भी काफी आगे के विद्वान थे। ये क्या नाम है इनका, चाणक्य जी अपने, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यूनिट नंबर 4, गुप्त वंश और स्वर्ण युग के बारे में आपको पढ़ना है। क्योंकि गुप्त काल को भारतीय धर्म ग्रंथों की अगर बात की जाए, मतलब कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहते हैं बेटा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को। ये बात ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में तमाम ऐसे शासक हुए जिनकी वजह से पूरा जो है गुप्त साम्राज्य आगे बढ़ा। गुप्त साम्राज्य में चाहे वो जो है सनातन धर्म की यानी हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की बात हो, या गुप्त गुप्त काल में आप देखते हैं सिक्कों की बात हो, सोने के सिक्के वगैरह खूब मात्रा में छापे गए, ठीक है। समुद्रगुप्त जैसा दिग्विजयी जो है इसी समय पैदा हुआ। गुप्त वंश के ही शासक हैं कौन, समुद्रगुप्त। ऐसे तमाम प्रकार के और विद्वान, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त जी, ठीक है। ऐसे आप देखते हैं समुद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त जैसा महान विद्वान, मतलब कि महान शासक जो हुआ, ये सब गुप्त सम्राट के ही राजा हुए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। गुप्त वंश की स्थापना जो है आप देखते हैं किसने करी थी, गुप्त वंश के स्थापना जो है बेसिकली चंद्रगुप्त प्रथम आप मान सकते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात करें बेटा, देखिए गुप्त युग की अगर बात की जाए तो 300 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक ये रहा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके पहले शासक हुए हैं, 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, 355 ईसा पूर्व तक जो है इन्होंने शासन काल संभाला अपना, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। गुप्त वंश की स्थापना की अगर बात की जाए, लिच्छवी वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की बात करा गया था। लिच्छवी वंश से एक प्रकार से स्त्री शादी करते तो इसलिए लिच्छवी दौहित्र भी कहते कहीं कहीं पर, ठीक है। तमाम चीजें इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी बताएंगे गुप्त काल के बारे में। अगर मेरा मतलब कि मैं सोचूंगा कि जल्दी से जल्दी यानी कि यूनिट नंबर 4 और का जो होगा इसको मैं चूंकि डिटेल में पढ़ा नहीं पाता हूँ, 1-2 इकाई पढ़ाता हूँ, फिर पेपर आपके नजदीक आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये पीछे वाली चीजें जो होती है उसको सरल भाषा में समझाना, मतलब उसको बहुत तीव्र गति से पढ़ाना पड़ता है मॉडल पेपर के माध्यम से। मैं प्रयास करूंगा कि ये जो है गुप्त वंश के बारे में आपको डिटेल में एक दिन जानकारी में दे दूं, एक वीडियो में पूरा गुप्त वंश में पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक वीडियो में आपका जो है मौर्य वंश के बारे में बता दूंगा, सभी राजाओं के बारे में। इससे क्या होगा, 2 इकाई आपकी समाप्त हो जाएगी, 3 और 4। समुद्रगुप्त बहुत महान शासक, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन नेपोलियन से तुलना इसकी जो है कहीं ना कहीं पे स्मिथ महोदय ने जो करी वो उतना परफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि क्या होता है, चंद्रगुप्त मतलब कि समुद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त जी जो थे वो एक प्रकार से जितने भी युद्ध लड़े उसमें से एक भी युद्ध वो हारे नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि समुद्रगुप्त जो था वो एक प्रकार से महान शासक था, 100 से अधिक युद्ध लड़ा, सबको सबका सब जीता। प्रयाग प्रशस्ति में पूरा युद्धों का वर्णन है, एक भी युद्ध हारने का वर्णन नहीं है। जबकि समुद्रगुप्त जो था मतलब कि ये नेपोलियन जो था
वो नेपोलियन बोनापार्ट, वो हारा भी है युद्ध, वाटरलू के युद्ध में वो मार गया था और बुरी तरीके से पराजित हुआ। तो ऐसे में उससे तुलना करना उचित नहीं, क्योंकि ये एक भी युद्ध नहीं हारे हैं समुद्रगुप्त जी, ठीक है, जबकि वो हारा है। तो लेकिन तुलना करी जाती है कि भारत का समुद्रगुप्त का, भारत का नेपोलियन कहते हैं इसको। 335 में गद्दी पर बैठते हैं, 375 ईस्वी तक शासन करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हर्षचरित ने लिखा, ठीक है, मतलब कि हर्षचरित में विजय अभियानों का इनके उल्लेख है पूरा का पूरा। दक्षिण भारत के राज्यों को अपने अधीन में किया, बहुत लंबा साम्राज्य इनका रहा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद में आप देखते हैं, और हर्षसेन इनके राज्य कवि थे, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात की है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात की, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, 415 ईस्वी तक शासन किया। उज्जैन को राजधानी बनाया इन्होंने। किसने बनाया उज्जैन को राजधानी बेटा? उज्जैन को राजधानी बनाया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी ने, ठीक है। और आप देखते हैं कालिदास नाम के जो विद्वान है, संस्कृत के महान कवि हैं, जिन्होंने मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महान नाटकों की रचना करी, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल के ही कवि हैं, ये बात ध्यान रखें। इन्हीं के द्वारा पोषित होते थे, ये सबकी सभी का सपोर्ट करते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बहुत विद्वान आदमी थे, अब खुद विद्वान थे तो विद्वता की पहचान थी इनको, विद्वानों का संरक्षण करते थे, चाहे वो कालिदास जी हो, चाहे आप देखते हैं आर्यभट्ट जी की बात हो, आर्यभट्ट जी ने गणितज्ञ, बहुत बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट, शून्य की खोज वगैरह सब कुछ इसी समय में हुई, चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य के समय में। बारहमिहिर नाम के जो विद्वान हैं, खगोल शास्त्री है बहुत बड़े, इनका भी आप देखते हैं संरक्षण प्राप्त था चंद्रगुप्त मौर्य का, इन्हीं को। तो ऐसे तमाम विद्वानों का संरक्षण, कला संस्कृति सभी का विकास खूब अपने चरम पर था। इसी वजह से भारत के इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है गुप्त वंश को, गुप्त काल को, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा कला और विज्ञान का उत्कर्ष काल भी कहते हैं गुप्त सम्राट को। अजंता और एलोरा की गुफाओं की बात हो, दशमलव पद्धति के विकास की बात हो, सब कुछ आप देखते हैं गुप्त समय में ही एक प्रकार से होता है। क्लियर? इस तरीके से आप चीजों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगली इकाई है आपकी यूनिट नंबर 5। पूरा गुप्त वंश आपको पढ़ना है, इसे महान शासकों के बारे में पढ़ना है। तीन विद्वानों, एक तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त के बारे में, और फिर आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, द्वितीय के बारे में। स्कंदगुप्त से भी कुछ क्वेश्चन आते तो मैं चर्चा करता रहूंगा। हर्षवर्धन और राजपूत राज्यों का उत्थान जैसे कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन की अगर बात की तो हर्षवर्धन एक महान शासक है, ठीक है। कन्नौज के यशो बर्मन जो है उसके संबंधी थे, ठीक है, उनकी बहन का शादी हुआ था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनकी बहन का नाम था राजश्री, इनके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन, इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है पुष्यभूति वंश कहते हैं, वर्धन वंश कहो चाहे पुष्यभूति वंश कहो, इसी वंश को, बड़े प्रतापी शासक हैं हर्षवर्धन। एक अंतिम महान सम्राट के रूप में अगर देखें तो हर्षवर्धन ही सामने आते हैं, एक विशाल भूखंड पर शासन करने वाले। 600 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया है इन्होंने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कन्नौज को राजधानी बनाया इन्होंने अपनी। ह्वेनसांग जो था 629-645 तक जो आया था भारत में, वो भ्रमण करने के लिए इसी यानी कि हर्ष काल में ही आए थे, हर्षवर्धन के समय काल में भी आए थे। बाणभट्ट नाम की एक रचना है, इनके दरबारी कवि थे, बाणभट्ट नाम के लेखक हैं, दरबारी कवि थे। हर्षचरित नाम की रचना लिखते हैं, कादम्बरी नाम का एक रचना लिखते हैं। तो कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट जी हैं। ये बात मतलब कि बाणभट्ट हैं जो कि हर्षवर्धन के समय काल के ही हैं, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही राजपूतों का उत्थान आप देखते हैं इसी समय हुआ, राजपूत वंशों का उत्थान हुआ। राजपूत वंशों में अगर देखा जाए तो कौन कौन से वंश हमारे समक्ष निकल करके आते हैं? राजपूत वंशों में से प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात की जाए, जैसे नागभट्ट प्रथम हो गया, ठीक है, अरब आक्रमणों को जो इसने रोका, तो इन सभी के बारे में, प्रतिहार वंश की स्थापना कब हुई, सभी के बारे में आपको बताने का प्रयास रहेगा। इसके प्रमुख शासक कौन रहे हैं, स्थापना कब हुई, महान शासक कौन रहे, ये सब आपको पढ़ना है। ऐसे ही सेकंड नंबर पर आपका है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में से पुलकेशियन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। और पुलकेशियन द्वितीय जो था दक्षिण भारत का शासक है, चालुक्य वंश का शासक है, सबसे महान शासक है चालुक्य वंश का पुलकेशियन द्वितीय। और इसी ने किसको हराया था? हर्षवर्धन जो हैं उनको हराया था। यानी हर्षवर्धन जो महान प्रतापी शासक हैं, उत्तर भारत के विशाल साम्राज्य के निर्माता हैं हर्षवर्धन, साम्राज्य विस्तारक हैं हर्षवर्धन। उन हर्षवर्धन को जो, जिनको उत्तर भारत के किसी राजा ने नहीं हराया, उनको दक्षिण भारत के एकमात्र राजा ने हराया था। कौन से राजा? उनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसको? चंद्रगुप्त किसको क्या हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। मात्र एक शासक ऐसे हुए जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया, ध्यान रखेंगे। परमार वंश के बारे में अपन को पढ़ना है। परमार वंश में जैसे भोज परमार के बारे में हमको जानना है। 1010 ईस्वी से लेकर के 1055 ईस्वी तक का जो शासन काल रहा है, ये परमार वंश में भोज परमार का रहा है। तो ये भोज परमार वंश के प्रतापी शासक है, महान शासक है, प्रसिद्ध शासक है।
इस वजह से इनको आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही अगले शासक कौन है आपके, अगले शासकों में जैसे अगला वंश आपका चहमान वंश यानी चौहान वंश। चौहान वंश जो है उसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बड़े प्रतापी शासक है और बेसिकली इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। 1191 कर ले, 1191 और 92 में आप देखते हैं तो शासन काल इनका जो रहा बेटा 1178 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन रहा। तराइन के 2 युद्ध लड़े गए, एक 1191 में युद्ध लड़ा गया था, ठीक, जिसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान जी ने, और एक दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 में। इस ईस्वी में क्या हुआ था, इसमें पराजित हो गए थे पृथ्वीराज चौहान जी, ठीक है। और इस तरीके से चीजें आपके समक्ष क्लियर होती हैं। यानी 1192 ईस्वी का वह समय जो है ये भारतीय इतिहास का एक फेरबदल का समय है। इसी समय आप देखते हैं कि मुस्लिम सत्ता हावी हो जाती है और हिंदू सत्ता जो है वो अपने पतन की ओर उन्मुख हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से आप देखते हैं जो हिंदू शाही शासक हैं वो खत्म हो जाते हैं, हिंदू को शाही शासक रहते हैं, लेकिन हाँ इस समय तक पूरा खत्म हो जाता है। हिंदू जो हिंदू वर्चस्व रहा, हिंदू शासकों की जो एक प्रकार से दबदबा रहा वो दबदबा खत्म हो जाता है। अब मुस्लिम आक्रांता जो है प्रबल हो जाते हैं और इस तरीके से भारत में मुगल सल्तनत की मतलब की उसकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने एक प्रकार से क्या किया, उसने शासन संभाला और उसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करी, स्लेव डायनेस्टी की, और उसके बाद से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है और 1526 तक चलता रहता है। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक होता है दिल्ली सल्तनत का, फिर उसको पराजित करके जो बाबर होता है वो गद्दी पर बैठता है और बाबर जो है फिर उसके बाद में मुगल वंश की स्थापना करता है। 1526 से लेकर के 1700 आप देखते हैं 1700 के बाद 1757 तक का आप लगभग मान सकते हैं कि भैया बहादुर शाह जफर को मार दिया जाता है। मोहम्मद पृथ्वी मतलब कि इसमें प्लासी के युद्ध तक आप मान सकते हैं, प्लासी के युद्ध तक, ठीक है, चीजें होती है। वैसे तो 1857 तक नाम मात्र के मुखिया रहे बहादुर शाह जफर, ठीक है, द्वितीय, लेकिन वो आप मान सकते हैं जैसे कि इसका देहांत होता है औरंगजेब का, उसके बाद से मुगल सत्ता खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में अंग्रेज लोग आते हैं, 200 साल अंग्रेज लोग शासन करते हैं, फिर उसके बाद में फिर अपना देश आजाद होता है। इस तरीके से पूरा इतिहास आपके समक्ष मैंने कह सुनाया। यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, सामंतवाद का उदय। देखिए भूमि चूंकि उस समय जिस समय हमने इतिहास पढ़ा तो सामंतवाद का उदय हो रहा था। भूमि अनुदान, प्रशासनिक अधिकारी व सैनिकों को भूमि दी गई थी, प्रशासनिक अधिकारी को तमाम भूमि दी गई थी, तो वही भूमि अनुदान और सैनिकों को, ताकि ये लोग जो है उसमें अपना काम कर सके और अपने जीविका उपार्जन कर सके। सामंतवादी शक्ति, जिनके पास जमीन हो गई वो सामंती हो गए, उन्होंने अपने मजदूरों को काम करवाना शुरू कर दिया, लोग उनको पैसा देकर के फिर उनको बेगारी पर, ऐसे तमाम चीजें हुई। सामंत शक्तियों का उदय हुआ, राजाओं की शक्ति में कमी आई, सामंत व्यवस्था में एक प्रकार से बढ़ोतरी हुई। जो जमींदार थे, पूंजीपति थे, जिनका पैसा था, वो पावरफुल होते चले गए, वो लोगों से एक प्रकार से करवाते थे, जो है काम करवाते थे, उनको ऋण के बोझ की तरह दबा देते थे, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं रहता था उनका समाज में। सामाजिक ढांचा जो था, किसानों पर कर और परिश्रम का बोझ इतना बढ़ गया था कि वो अपना कर देते देते वो कर्ज में चले जाते थे। कर्ज ले लिया एक बार तो पूरा सूद के पैसे से ही पूरा जीवन उनका निकल जाता था कमाते कमाते, उनके बच्चे भी गुलामी करते करते परेशान थे। तो ये सामंतवादी व्यवस्था यही थी, जिसमें एक पूंजीपति वर्ग होता है जो कि शासन करने लगता है, और इस पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि वर्चस्व रहता है, जिसके पास खेत है, जिसके पास जमींदारी है, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ये सब पढ़ना है। इसके बाद में यूनिट नंबर 7 आएगा आपका। यूनिट नंबर 7 में हम लोगों को क्या पढ़ना है भैया, यूनिट नंबर 7 यानी गाइस 7 में देखिए हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू के रीति रिवाजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है और विश्वास क्या रहा उसके बारे में जानना है। जैसे यज्ञ के बारे में पढ़ना है, व्रत, तीर्थ यात्रा, हिंदू धर्म के धार्मिक जीवन का हिस्सा जो ये सब रहते हैं, इनके बारे में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, सच समझाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वर्णाश्रम के बारे में आपको पढ़ना है, ये सब प्रश्न परीक्षा में आएगा। वर्णाश्रम धर्म जो है मैंने आपको बताया था, वर्णाश्रम में कौन कौन से हैं, जीवन के 4 आसन। देखिए वर्ण कौन कौन से, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण मुखमंडल से, क्षत्रिय भुजाओं से, जंघों से, वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। गृहस्थ आश्रम उसके बाद में आपका आता है, उसको मैं पहले चैप्टर में चर्चा कर दूंगा आपका, या बाद में कर दूंगा, तो इस तरीके से आपका पूरा, चाहे इसमें चर्चा करो चाहे बाद में चर्चा करो। गृहस्थ आश्रम आपका क्या था, 25 से लेकर के 50 साल मैंने आपको बताया था। वानप्रस्थ 50 से लेकर के 75 साल तक। संन्यास 75 से लेकर के जब तक जीवन चले, यानी 100 वर्ष तक कम से कम आप मान सकते हैं, ठीक है। पुराण और महाकाव्यों की बात है, धार्मिक शिक्षाओं का प्रसार जो पुराणों और महाकाव्यों के माध्यम से हुआ। महाकाव्य में 2 महाकाव्य हमारे बड़े फेमस हैं, एक तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जो है श्री रामचरित मतलब रामायण जो है, रामायण नाम का जो ग्रंथ है रामायणम, ठीक है, वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है वो,
और महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, चूंकि करिया थे इसीलिए इनको कृष्ण कहा गया। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने क्या लिखा? इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा बेटा? इन्होंने ग्रंथ लिखा, तमाम सारे ऐसे ग्रंथ लिखे वेदव्यास जी ने। पुराणों की रचना भी वेदव्यास जी को माना जाता करने के लिए। वेदों की लिपिबद्ध वेदों को इन्होंने किया था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो उसमें क्या है, इन्होंने कौन सी रचना लिखी? महाभारत। महाभारत की अगर बात की जाए तो महाभारत जो है वो किसमें बटा हुआ है? महाभारत जो है पर्वों में बटा हुआ है। महाभारत में पर्व बटा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है? रामायण में क्या है? कांड है। रामायण में कांड यानी अध्याय, कांड को अध्याय यानी एक 7 कांडों में बटा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही महाभारत पर्व में बटा हुआ है। और इसमें जो भीष्म पर्व है महाभारत में, उसी में गीता, श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख जो है भीष्म पर्व में किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पुराण और महाकाव्य की जो धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार रामायण के माध्यम से हुआ, महाभारत के माध्यम से हुआ, उन सभी के बारे में आपको भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। इकाई नंबर आपका यहाँ पर 7 हो गया। अब इकाई नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है? विस्तार से चीजों को जानना है। इकाई नंबर 8, इकाई नंबर 8 में क्या जानना है आपको? देखने का प्रयास करिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप चाहें तो ऐसे ही नोट्स आपके लिए बनते रहेंगे और सब कुछ आपको नोट्स मिलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तुरंत एसएमएस कीजिए बेटा, 91 61 93 60 62, ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट की नेम, और तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। मात्र 100 रुपए फीस में आपको पूरा सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करें। आपके पास एक स्कैनर भेजेगी, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहां पर लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, जो चैप्टर वाइज क्लास होगी, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव भी पीछे एक टेस्ट भी लगा दूंगा आपके लिए। तो यानी कि बहुत धाकड़ अंदाज में आपके लिए पूरी व्यवस्था होगी। कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीरीज वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको मिलता रहेगा, बहुत ही बारीकी के साथ सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। परेशान नहीं होना, बहुत ही मेहनत के साथ मैं आपको चीजें करवा रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, और गजनबी और गौरी। मोहम्मद गजनबी जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और गौरी यानी मोहम्मद गौरी, जो एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान से 2 युद्ध लड़ा, ठीक है, जिसमें एक में बहुत बुरी तरीके से पराजित था, दूसरे में ये जीत गया किसी तरीके से। महमूद गजनबी 971 से 1030 ईस्वी तक जो है ये शासन संभालता रहा। इसका समय काल रहा है, मतलब कि इसका जीवन काल रहा है। सोमनाथ मंदिर पर इसने कई बार आक्रमण किए। बेसिकली 1024 में आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर की इतना धन मता था, सब लूट करके ले गया। ये एक लुटेरा था बेसिकली कहे तो। ये कोई शासक वासक नहीं था, एक लुटेरा था एक नंबर का, और ये केवल धन लूटने के लिए भारत में आक्रमण करता रहता था। भारत में कम से कम 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण माने लूटपाट किया, केवल किसी मंदिर पर, किसी कहीं, यही सब आक्रमण करके लूटपाट मचाता था। बाकी इसके इतने क्षमता नहीं थी कि भारतीय राजाओं के समक्ष टिक पाता। लेकिन भारतीय राजा चूंकि बिखरे हुए थे, किसी का कोई पता नहीं चलता था, कोई इधर है कोई उधर है, कोई अपनी रक्षा करे कोई, तो ये मतलब एक सूत्र में नहीं थे, एकता का अभाव था। इस वजह से इन लोगों का जो है वर्चस्व कायम होता चला गया। ये था मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी। और दूसरा आता है फिर उसके बाद महमूद गजनबी, महमूद गौरी यानी मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी और ये मोहम्मद गौरी है। 1149 से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इसका समय काल रहा जीवन का। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा 1191 में, जिसमें बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ ये। तराइन के प्रथम युद्ध में क्या बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ 1191 में। फिर 1 साल बाद फिर आता है युद्ध लड़ने के लिए, और भारतीय राजाओं से मिल जाता है, जयचंद वगैरह से मिल करके। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, ठीक है। मतलब कि किसी तरीके से, मतलब कि इनके मतलब सेनाओं में ही इधर उधर करके, कुछ पता नहीं, पूरी डिटेल में जानकारी इसके बारे में देंगे हम आगे चल करके, क्योंकि इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है इस युद्ध को लेकर के। क्योंकि हिंदी साहित्य में कुछ और मिलता है वर्णन, और मूवीज वगैरह देखेंगे तो उसमें और कुछ वर्णन मिलेगा। इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें और अलग अलग विद्वानों के इतिहास में अलग अलग चीजें मिलती रहती हैं। पृथ्वीराज चौहान की हत्या जो है मतलब की हार हो जाती है द्वितीय युद्ध में, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है, जो नींव होती है, यहीं से पड़नी शुरू हो जाती है। इसी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, क्या नाम है उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद बिन तुगलक मैं गलत बोल दिया हूँ। कुतुबुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक तो तुगलक वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की तो ये आता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने ही आगे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, ठीक है। इसने निर्माण शुरू करवाया, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ये चीजें ध्यान रखिए। इल्तुतमिश मतलब कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है।
और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका भी एक गुलाम होता है इल्तुतमिश, जिसने एक प्रकार से वास्तविक संस्थापक माना था दिल्ली सल्तनत का। तो इस तरीके से पूरा जो है सिस्टम चलता रहा और चीजें चलती रही। एक क्विक रिवीजन के रूप में हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या समझा। रिवीजन बॉक्स की अगर बात की तो एकदम से अपने आप देखेंगे ये यूनिट नंबर और मुख्य बिंदु या सिलेबस को अगर एक सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया जाए तो क्या आपका निकलेगा। देखिए यूनिट नंबर 1 में आपको क्या, इतिहास, लेखन के स्रोत, भारतीय ज्ञान प्रणाली और प्रागैतिहासिक युग आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। इकाई नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर अगर 2 की बात करें बेटा, इकाई नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 2 में आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, सामाजिक संरचना, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। तीसरी इकाई में आपको क्या पढ़ना है, तीसरी इकाई में आपको मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। ये संक्षिप्त एक सिलेबस के रूप में मैं दे रहा हूँ, बाकी सारा चीजें मैं तो डिटेल में चर्चा कर ही चुका हूँ। किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए अभी, ठीक है। और मैंने विस्तार चीजों को आपको समझा भी दी है। और अगला कि तीसरी यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश में प्रमुख शासकों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है, गुप्त युग के बारे में पढ़ना है, जिसमें कला, विज्ञान, विक्रमादित्य के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त के बारे में, मतलब किसके, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानना है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानना है, सबके बारे में आपको पढ़ना है। 5वीं यूनिट है आपकी हर्षवर्धन, मतलब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। राजपूत वंशों का उत्थान, जैसे चाहमान वंश, ठीक है, जो चौहान वंश है या प्रतिहार वंश है, चालुक्य वंश है, उनके बारे में कुछ जानकारी पढ़ना है। फिर इसके बाद इकाई नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए इकाई नंबर 6 में सामंतवाद की विशेषताएं और इसका परिणाम उदय कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। हिंदू धर्म के बारे में, रीति रिवाज और संस्कारों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। हिंदू धर्म के 16 संस्कार यहाँ पर आपके 16 संस्कार हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में बता दूंगा, 4 आश्रम, ठीक है, 4 वर्ण व्यवस्था, ये सब आपको बारे में पढ़ना है। इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, ठीक है। गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है, इनके आक्रमण जो है भारत पर, ठीक है। तो गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, जो 1024 में लूटा पाटा, उसके बारे में। और मोहम्मद गौरी का जो तराइन के दो युद्ध लड़े गए 1191-92, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी है। इस तरीके से पूरा आपका ये एक सिलेबस डिस्कशन का जो मैंने पूरा डिस्कस किया आपको विस्तार से, ये पूरा आपके 8वें यूनिट का जो सिलेबस है वो इस तरीके से छोटे से क्विक रिवीजन की भांति मैंने आपको दे दिया, ताकि आप इसको एक नोट डाउन कर सके। रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए एक बॉक्स मैंने तैयार किया है शुक्ला पॉइंट के माध्यम से, आप इनको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको अगर हमारे से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतर अंदाज में चीजें आपको मिलती रहेंगी। तुरंत एसएमएस कर दीजिएगा जुड़ने के लिए 91, एक मिनट, 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस है बेटा, केवल 100 रुपए फीस। एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए पूरी 100 रुपए की फीस है। आप केवल अगर जुड़ना होगा तभी एसएमएस कीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए स्कैनर आपके पास भेज जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा करनी होगी। किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हो, क्या जरूरी नहीं कि आप ही जमा करवाओ। गर्ल्स बॉयज ग्रुप दोनों अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा जाएगा, वहां पर लाइव क्लास के लिंक, पीडीएफ नोट्स, लेक्चर सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। बहुत ही सरल भाषा में। केवल 100 रुपए फीस इसीलिए रखी गई है ताकि एप्लीकेशन वगैरह में पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा फीस महंगी रखनी पड़ेगी, इस वजह से व्हाट्सएप पर व्यवस्था की गई। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जैसे आपने ये चीजें समझी तो इसका पीडीएफ जो होगा, सिलेबस का पीडीएफ है जो मैंने आपको पढ़ाया पीछे, इस सिलेबस का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ऐसे चैप्टर वाइज जो आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी साथ में होंगे, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर, अनिवार्य प्रश्न पत्र का सब कुछ आपको मिलेगा। कहीं पर आपको भटकने की, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस है, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर का भी इसी साथ जुड़ना चाहते हैं कि एक सेमेस्टर यानी 6 महीने तक की फीस जो है, केवल 6 महीने की तक की फीस 100 रुपए। अभी अगर आप जुड़ते हैं, इतना जल्दी जुड़ेंगे तो आप ही का फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको जो है और गुरुजी फर्स्ट और सेकंड का एक साथ लेंगे तो क्या कि मेरे लिए कुछ छूट रहेगी। फर्स्ट और सेकंड का अगर एक साथ लेंगे बेटा तो आपके लिए छूट क्या रहेगी, या आपको केवल और केवल 150 रुपए जमा करने होंगे। 150 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी, यानी 1 साल तक आपकी कोर्स पढ़ाया जाएगा। ये ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप 150 रुपए में पूरे सेमेस्टर का, मतलब पूरे साल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर पूरा पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। अगर आप एक साथ लेंगे तब, नहीं बाद में हो सकता है फीस बढ़ जाए तो आपको कोई फीस बाद में फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साल तक आपके लिए पूरा 150 रुपए में फीस, ठीक है। यानी इस तरीके से जिनको अभी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं भाई। आपका नामांकन कर लिया जाएगा, एडमिशन बहुत प्रारंभ हो चुके हैं, क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए, देर ना कीजिए, ठीक है। जितना देर करेंगे वो आपका ही घाटा होगा, तो देर ना कीजिए बेटा। 91 61
936062। इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और तुरंत हमारे साथ कहिए गुरुजी हमको फीस जमा कर दी, जुड़ जाइए, अपना स्कैनर भेजिए, मैं स्कैनर भेजूंगा, तुरंत आप पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको उसके बाद में जोड़ दिया जाएगा। बहुत ही बेटर अंदाज में चीजें आपको मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपको मिलेगा, आप डायरेक्टली हमसे बात कर पाएंगे, सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तुरंत एसएमएस की देर ना कीजिए। आप सीरीज लोगे तो आपके 4 से 500 रुपए सीरीज में लग जाएंगे। 3-3 400 की किताब आपकी आती है, तो आपको बहुत भटकना पड़ेगा। बीए के क्षेत्र में आपके लिए इतना जबरदस्त कंटेंट तैयार करवाया जा रहा है, तो आप तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। देर ना करो बेटा, देर ना की तुरंत एसएमएस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।